गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम परमाणु और अणु में परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने तत्वों के प्रतीकों के बारे में पढ़ा था। डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों को चित्रात्मक निरूपण किया था, लेकिन चित्रात्मक निरूपण में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से उसको समझा पाना थोड़ा कठिन था। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने बर्जीलियस की प्रतीक प्रणाली का समर्थन करते हुए उस प्रतीकों को अंग्रेजी के पहले और दूसरे अक्षर से लिखने का सुझाव सर्वमान्य किया, जिसके आधार पर हम प्रतीकों को लिखकर पहचान पाते हैं। मैंने 10 तक प्रतीक आपको कल लिखकर बताए थे। उस पिछले वीडियो में 10 आपको लिखने को कहा था। आशा करता हूं कि आपने अपनी कॉपी के नोटबुक में उसको लिख दिया होगा। हम आज पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान का शाब्दिक अर्थ हमको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या होता है। हम सबको विदित है द्रव्यमान एक इकाई है जिससे किसी भी तत्व के एक प्रकार से कहें तो वेटेज को निर्धारित किया जाता है। वो द्रव्यमान एक इकाई है। सामान्य तौर पर हम उसका वजन कह सकते हैं पदार्थ की क्रिया के अंदर। क्योंकि हम सभी को पता है द्रव्यमान किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। जिस स्थान पर जाओगे उस स्थान पर द्रव्यमान वही रहना है जो द्रव्यमान आप जिस स्थान से उसको शुरू किया था। यानी कि भले किसी भी ग्रह पे चले जाओ या भले किसी ग्रह के किसी अन्य स्थान पे चले जाओ, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। पदार्थ का द्रव्यमान होता है और व्यक्ति का भार होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु द्रव्यमान, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान के बारे में बहुत अपनी बातें उस परमाणु सिद्धांत के अंदर रखी हैं। उसी के आधार पर जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, उसने स्थिर अनुपात के नियमों को आधार बनाते हुए, जो रासायनिक संयोजन का नियम है उसको आधार बनाते हुए परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या को सरल किया। हालांकि परमाणु द्रव्यमान निकालना थोड़ा कठिन कार्य था, वैज्ञानिक इस और बड़े अग्रसर थे, लेकिन डाल्टन ने स्थिर अनुपात के नियमों का उपयोग करते हुए उस परमाणु द्रव्यमान को आसानी से परिलक्षित कर दिया। वैज्ञानिक उसी नियमों को आधार बनाते हुए परमाणु द्रव्यमान को निकालने के लिए प्रेरित हुए और इसी प्रेरणा के तहत उन्होंने इस कठिन कार्य को रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग करते हुए उन्होंने पूर्ण करने का कार्य है दूसरे वैज्ञानिकों ने भी शुरू किया। जैसे उदाहरण के तौर पर परमाणु द्रव्यमान में मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान निकालना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हम सबको विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बनती है। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तब आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। अब मान लीजिए कि कार्बन 3 ग्राम मात्रा में इस भाग के अंदर प्रवाहित हो रही है और ऑक्सीजन 4 ग्राम भाग में प्रवाहित हो रहा भाग है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। 4/3 का मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन का भाग था 4 और कार्बन का भाग था 3, यानी कि कार्बन से 1 भाग ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का है। तो कार्बन से 1 भाग ज्यादा यानी कि 4/3 भाग ऑक्सीजन के साथ में कार्बन है, वह क्या होती है? संयुक्त होती है। कार्बन संयुक्त होती है ऑक्सीजन के साथ में 4/3 भाग के रूप में। अगर मान लीजिए हम कहें कि कार्बन का 1 अंश जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का 1.033 अंश जुड़ेगा, क्योंकि उसका 1 भाग उसका ज्यादा था। अगर हम 100% इसको माने तो 100% के तीसरे भाग में 0.033 भाग ज्यादा होता है। तो कार्बन अगर 1 भाग में जुड़ी है तो ऑक्सीजन आपके 1.033 AMU के रूप में
जुड़ेगी। सर्वप्रथम रसायन विज्ञान में इकाई के तौर पर एएमयू को लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में आईयूपीएसी के द्वारा इस एएमयू की इकाई के रूप में न लिखते हुए यू इकाई यानी कि यूनिफाइड के रूप में इकाई को लिखा जाता है। यूनिफाइड के रूप में उस इकाई को लिखा जाता है, इकाई को व्यक्त किया जाता है जो द्रव्यमान की इकाई के लिए पूर्ण होती है। यथासंभव द्रव्यमान हमेशा पूर्णांक में ही व्यक्त किए जाते हैं। पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक रहता है, इसलिए उसको पूर्णांक के रूप में ही व्यक्त किया जाता है और पूर्णांक के रूप में उसका व्यक्तीकरण होता है तो परमाणु द्रव्यमान की स्थितियां सही रहती हैं। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाई के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु का उपयोग किया। यानी कि जब परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जा रहा था, जब वैज्ञानिक इस ओर अग्रसर थे तो उन्होंने ऑक्सीजन को मानक के रूप में तैयार किया। मानक के रूप में तैयार करने का तात्पर्य था उनका, क्यों? क्योंकि पहला तात्पर्य था ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? यौगिक बनाती है। यानी कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती है। अनेक तत्वों का मतलब हर एक के साथ आसानी से जुड़ने का उसका एक जो कला है उसकी, प्रत्येक तत्व के साथ प्रत्येक परमाणु के साथ जुड़ सके, उस कला के कारण जितने भी वैज्ञानिक थे परमाणु द्रव्यमान के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते थे, ऑक्सीजन का उपयोग करते थे। दूसरा बात था कि जब भी परमाणु द्रव्यमान किसी इकाई द्वारा जितना भी परमाणु द्रव्यमान निकलता था वो लगभग पूर्णांक होता था, पूर्ण अंक में होता था। इसलिए ऑक्सीजन को उन्होंने द्रव्यमान की इकाई के रूप में रखने का निश्चय किया और इसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान को निकालने का कार्य है वो शुरू किया। लेकिन सन 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक, जिसको आइसोटोप कहते हैं, कार्बन 12 समस्थानिक को एक मूल आधार मानकर ऑक्सीजन का आधार निराधार करके 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करते हुए विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया, विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को तैयार किया गया। यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक एक इकाई के रूप में मानी गई थी, जिसके आधार पर परमाणु द्रव्यमानों की युक्ति संगत व्याख्या की गई। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कोई फल विक्रेता है, तरबूज बेच रहा है, तरबूज के उसने 12 भाग कर लिए, यानी कि एक तरबूज लिया उसने, एक तरबूज है, उस तरबूज के उसने 12 टुकड़े कर लिए। अब 12 टुकड़े में प्रत्येक टुकड़े का जो द्रव्यमान था वो उसके द्वारा दूसरे फल बेचे गए उस द्रव्यमान के लगभग बराबर था और उस आधार पर वह फल को बेच रहा था। यानी कि एक टुकड़ा दूसरे फलों के एक सापेक्ष मान रखता था और उसी के आधार पर वह फल बेचने की क्रिया कर रहा था। तो प्रत्येक तत्व के लिए उस तत्व के 1/12 भाग पर का जो अनुपात था वो अनुपात परमाणु द्रव्यमान के रूप में आधारित किया गया। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। अपने जीवन के अंदर हम देखते हैं सब्जी विक्रेता जो होते हैं, आप उनके पास सब्जी लेने जाओगे तो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम का अगर उनके पास तोल माप करने का नहीं होगा बाट, तो क्या करेगा? पत्थर का एक उपयोग लेगा और वो उस पत्थर को किसी दूसरे के साथ में सापेक्ष जोड़ देगा कि ये 50 ग्राम के सापेक्ष है या 100 ग्राम के सापेक्ष है, और उसके आधार पर वह सब्जी को या फल को तोड़ने का काम करेगा। तो बस यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में भी वही बात है कि कुछ स्थिति ऐसी है कि जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग हो रहा है। तो प्रत्येक तत्व है वो प्रत्येक तत्व जो उस कार्बन 12 समस्थानिक के अनुपात में लिए जा रहे हैं वो उसके 1/12 भाग के अनुपात के रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक का एक भाग जो 12 भाग लगभग 12 भाग के उसका पूर्ण 12 भाग के बराबर है, वह उसका एक भाग किसी अन्य तत्व के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी सापेक्ष अनुपात 1/12 भाग के बराबर होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन
कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि किसी का 1 भाग है और कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग के रूप में वह पूर्ण रूप से अनुपातिक रूप में परिभाषित किया जाएगा और इसी के आधार पर परमाणु द्रव्यमान है वो व्यक्त किया गया। परमाणु द्रव्यमान हमेशा पूर्णांक में ही लिखा जाता है। जैसे आपके यहाँ सारणी दी हुई है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 1, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 14, उसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 16, उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 35.5। केवल यह औसत परमाणु द्रव्यमान है जो 35.5 के रूप में, बाकी सभी पूर्णांक के रूप में अधिकांश और हमेशा परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में ही लिखे जाते हैं। अब आगे हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, किस प्रकार परमाणु का अस्तित्व बनता है, किस प्रकार परमाणु अपने अस्तित्व के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, स्वतंत्र रूप में अस्तित्व उनका नहीं होता है, यानी कि परमाणु अकेला कुछ नहीं कर सकता। परमाणु या तो अणु के रूप में या तत्व के रूप में या आयन के रूप में इस प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि परमाणु आपस में अपने दूसरे भागों से जुड़कर इस प्रकृति में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। तो जब दो परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं, यानी कि एक रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं, तो उसको कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। यानी कि परमाणु का अस्तित्व अणु के रूप में है, यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु जब रासायनिक बंध द्वारा, दो या दो से अधिक परमाणु जब रासायनिक बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं या संयुग्मित होते हैं, तो उसे अणु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और ये अणु जब आपस में संयुग्मित होते हैं तो वह तत्व कहलाते हैं, लेकिन परमाणु जब आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, उसी को भी हम तत्व और आयन की संज्ञा में देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो द्रव्य का निर्माण करेंगे, पदार्थ का निर्माण करेंगे, और पदार्थ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब भी परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब तो उसके गुण धर्मों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, तब उसके रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म रखते हैं, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब यौगिक का निर्माण करेंगे, और यौगिक है वो इस प्रकृति के अंदर अपने स्थायित्व को बनाए रखता है। तो यानी कि अणु है वो है दो या दो से अधिक समान परमाणु, यानी कि ये समान परमाणु के रूप में जुड़ेंगे रासायनिक बंध द्वारा, तो अणु बनाएगा। लेकिन जब वही परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु असमान यानी कि अलग अलग रूपों में जुड़ेंगे, तो रासायनिक के बंध के अंदर परिवर्तन भी होगा और रासायनिक गुण धर्म परिवर्तित होंगे, वह यौगिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब ये तत्वों के अणु कैसे होते हैं? तो कोई तत्व ऐसा होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अलग अलग परमाणुओं से भी निर्मित होते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो एक ही परमाणु के संदर्भ में इस प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे आर्गन है, आर्गन के साथ में आप हीलियम है, ये ऐसे अणु हैं जो उसी तत्व के परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन कुछ अधातुओं में भी ऐसा नहीं होता। कुछ अधातुओं में अलग प्रकार की प्रक्रिया से, यानी कि ऑर्गन और हीलियम, ये तो केवल एक अणु के रूप में ही इस प्रकृति के अंदर अपनी मौजूदगी बताएंगे, इसको ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑर्गन है, इसको हीलियम बोलते हैं, कल हमने पढ़ा था। ये दोनों एक ही प्रकार के अणु के रूप में इस प्रकृति में अपनी
बताएंगे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं, परमाणु ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक ग्रुप में आपस में जुड़कर इस प्रकृति के अंदर अपने स्थायित्व को बरकरार रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन केवल O के रूप में नहीं होती, ऑक्सीजन केवल O2 के रूप में इस प्रकृति के अंदर मौजूद होती है। इसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन, जब दो परमाणु आपस में जुड़ेंगे तब ऑक्सीजन का निर्माण होगा। एक परमाणु से ऑक्सीजन की पूर्णता की व्याख्या हम नहीं कर सकते, और इसी कारण से ऑक्सीजन को द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। यानी कि दो परमाणु के जुड़ने से इसका निर्माण होता है, इसलिए ऑक्सीजन को द्विपरमाणु अणु के रूप में ज्ञात किया जाता है। द्विपरमाणु अणु। इसी प्रकार ऑक्सीजन का अगर एक अणु और बढ़ जाता है तो उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, यानी कि O3 बन जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में ओजोन कहते हैं। तो प्रकृति चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन प्राणवायु है, लेकिन यह एक विषैली गैस है, इसलिए उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। तो कुछ अणु तो ऐसे होते हैं जो अपना स्थायित्व केवल एक अणु में रखते हैं, उसको एक परमाणु अणु कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दोनों के रूप में मौजूद होते हैं, उसको द्विपरमाणु अणु कहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो तीन परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं, उसको त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। ओजोन त्रिपरमाणु अणु के रूप में आएगा। और उसी प्रकार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो तीन से अधिक परमाणु के साथ में संयुक्त रहते हैं, उसको बहुपरमाणु अणु कहा जाता है। जैसे सल्फर। सल्फर कम से कम 8 प्रकार के सल्फर के छोटे छोटे परमाणु जब मिलते हैं तब वह निर्मित होता है, इसलिए इसको बहुपरमाणु अणु कहा जाता है। यानी कि बहुत सारे परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तब ये एक प्रकार से इस प्रकार से सल्फर का निर्माण होगा। 8 प्रकार के भाग जुड़ेंगे तब जाकर सल्फर के निर्माण की प्रक्रिया है वह पूर्ण होगी, तो उसको बहुपरमाणु अणु कहा जाता है। अलग अलग परमाणु अलग अलग अवस्था में जुड़ते हैं, एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु और बहुपरमाणु। इस प्रकार से परमाणुओं का एक जोड़ा बन जाता है। उसी आधार पर परमाणुओं को अलग अलग भागों में रखा गया है। आपकी किताब में सारणी 3.3 में इसी प्रकार के कुछ परमाणुओं के उदाहरण दिए हुए हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, आपको इसको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। यानी कि अपनी किताब के अंदर सारणी 3.3 को देखकर आपको अपनी कॉपी में उसको उतारकर कुछ तत्वों को जानना है कि ये कितने परमाणु के रूप में इस प्रकृति के अंदर मौजूद रहते हैं। धन्यवाद।